सल्तनत काल का विघटन। तो ये सल्तनत काल मतलब मोहम्मद तुगलक के समय ये पूरा जो विस्तार था सल्तनत का, ये सुदूर दक्षिण तक हो चुका था, है ना। तुमने पढ़ा था ना, दक्षिण तक नीचे तक पहुंच गया था। और यही काम किसने करा था? खिलजियों ने। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसका विघटन होना शुरू हो गया। उसके रीजन क्या थे हम सबसे लास्ट में भी इस चैप्टर के में पढ़ते हैं और हम शुरू में भी इसको डिस्कस करते हैं कि सल्तनत काल के विघटन के मुख्य कारण ये थे कि साम्राज्य का एक तो बड़ा हो जाना, और दूसरा कारण ये था कि आने वाले जो उत्तराधिकारी थे, आने वाले समय के जो उत्तराधिकारी थे, शासक थे, वो कैसे थे? कमजोर। और उस कमजोरी का फायदा दूसरे आक्रमणकारियों ने उठाया। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि तुगलक वंश में एक अच्छा शासक हुए थे फिरोज शाह तुगलक, 1351 से लेकर 1388 तक। और उसके बाद नासरुद्दीन महमूद, उसका जो अंतिम शासक था तुगलक वंश का, नसरुद्दीन महमूद, 1394 से लेकर 1412 ईस्वी के बीच उन्होंने शासन किया। लेकिन वो ढुलमुल था, वो शासन ढुलमुल तरह का था, क्योंकि ये लोग अपने आपसी लड़ाई झगड़ों में व्यस्त रहते थे, आमोद प्रमोद में मस्त रहते थे, अय्यासियों में व्यस्त रहते थे। साम्राज्य की सुदृढ़ता से या उसकी मजबूती से, उसकी सुरक्षा से इनको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता था। इस चीज का फायदा किसने उठाया? जो प्रांतीय गवर्नर थे, जैसे जिनको इक्तादार बोलते थे, सल्तनत काल में जो गवर्नर होता था, राज्य का हेड होता था, उनको क्या बोलते थे? इक्तादार या अक्तादार। तो उन्होंने देखा कि राजा तो, सुल्तान तो ध्यान देता नहीं है, सुल्तान की कंट्रोल ढीली होती जा रही है, सुल्तान की पकड़ ढीली होती जा रही है। तो उन्होंने खुद को क्या करा? स्वतंत्र घोषित कर लिया, स्वतंत्र घोषित कर लिया। यही वो दौर था जब दक्षिण में बहमनी, है ना, ये मोहम्मद तुगलक के अंतिम समय में ही ऐसा हो गया था कि दक्षिण में दो बहुत बड़े राज्य जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे, जिसमें एक था विजयनगर साम्राज्य, जिसमें संगम वंश की स्थापना की थी। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, तथा एक बहमनी, वो एक मुस्लिम साम्राज्य था, और उसने भी इसी का एक सेनापति था, और उसने अपने आप को क्या कर लिया था? स्वाधीन कर लिया था, स्वतंत्र कर लिया था, और अपना राज्य घोषित कर लिया। लेकिन यहाँ पर दिल्ली के आसपास के जितने भी प्रांत थे, धीरे धीरे करके वो भी अपने आप को करने लगे। इसी और रही सही कसर किसने कराई? 1318 में तैमूर के आक्रमण से सब कुछ नष्ट हो गया। तैमूर समरकंद का निवासी था, तुर्क सरदार था। तो समरकंद से उन्होंने देखा कि दिल्ली कमजोर हो रही है, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। तैमूर का उद्देश्य केवल लूटपाट था और धन दौलत लूटना था, तो उन्होंने उस पर आक्रमण किया। तैमूर के आक्रमण को देखा 1398 ईस्वी में, देखा कि दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाते हुए तुर्क सरदार तैमूर उर्फ तैमूर लंग क्यों कहते हैं? लंगड़ा के चलता था, ये लंगड़ा के चलता था, इसलिए इसको तैमूर लंग कहा जाता है। बहुत ही लड़ाका प्रवृत्ति का था। दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। दिल्ली में लूटपाट के दौरान इन्होंने बहुत सारी धन संपदा, पूरा शहर लूटा। केवल राजमहल और किले ही नहीं लूटे, शहर भी लूटा। उसकी वजह से उन्होंने अपार धन इकट्ठा किया, बेशुमार हत्याएं की, बहुत ज्यादा हत्याएं की, और वापस समरकंद लौट गया। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि उसने इतना कत्लेआम मचाया था दिल्ली की गलियों और सड़कों पर कि जो नरमुंड होते हैं, मतलब खोपड़ी, उनके रस्तों में ढेर लगा दिए थे। इतने एक मारकाट मचाई थी तैमूर की सेना ने, और वहां केवल लूटपाट करके वो समरकंद वापस चला गया। वापस जाते समय, लौटते समय, तैमूर ने अपने एक वफादार खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर, इस समय ये कहां पर हैं? ये पाकिस्तान में पड़ते हैं, वहां का गवर्नर नियुक्त कर दिया। और वहां का गवर्नर नियुक्त होने के साथ ही उसने तैमूर के प्रति वफादारी दिखाई, और तैमूर के प्रति वफादारी दिखाते हुए ही उसने यहाँ का शासन चलाया। उसने कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया, बल्कि तैमूर का बेटा था, उसका नाम था शाहरुख। क्या नाम था? शाहरुख। शाहरुख का उत्तराधिकारी बनकर ही, उसका प्रतिनिधि रूप के रूप में ही उसने शासन किया, और समय समय पर उसको धन और उपहार समरकंद भेजता था।
ठीक है। यहाँ से जो भी कमाई होती थी, लूटपाट होती थी और राज्यों के पे कब्जा करने के बाद, तो उसमें से वो पैसे कहाँ भेजता था? समरकंद भेजता था। किसको? अपने आका को, अपने मालिक को, जिसको अभी भी वो अपना सुल्तान मानता था। कौन? तैमूर लंग। और तैमूर के बाद उसका जो बेटा था शाहरुख, उसको। ठीक है ना। लेकिन जब पता चला कि तैमूर खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ? दीपालपुर, लाहौर, मुल्तान के बाद इसने दिल्ली की तरफ उसने रुख किया। जब अंतिम तुगलक सुल्तान नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है उसके बाद। तो नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज्र खां दिल्ली आता है। देखिए, जब तक दिल्ली में नसरुद्दीन महमूद बैठा हुआ था, तब तक वो केवल कहां पर शासन कर रहा था? केवल लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की तरफ। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये नसरुद्दीन महमूद 1412 में खत्म हो गया, तो उसने दिल्ली की तरफ रुख किया। और जब दिल्ली की गद्दी पर उसने फिर कब्जा कर लिया, और जब दिल्ली की गद्दी पर उसने कब्जा कर लिया, तो उसके बाद फिर उसने सैयद वंश की स्थापना की। इसके बाद भी सैयद वंश की स्थापना की, उसके बाद भी वो अपने आप को सुल्तान नहीं मानता था। उसने कभी भी अपने आप को सुल्तान की पदवी नहीं दी, बल्कि क्या क्या पदवी दी? रैयते आला। रैयते आला मतलब अपने आला का वफादार। और अपना आला वो किसको मानता था? तैमूर को। तो उसी के नाम से उसने उपाधि दान करके शासन करता रहा, और जीवन भर वो तैमूर का वफादार बना रहा। ठीक। तो सैयद वंश में खिज्र खां और उसके बच्चे और जो उसके पुत्र वगैरह थे, उन्होंने 1451 तक शासन किया। उसके बाद में फिर आता है लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा। मतलब यहां देखिए 49 साल और ये 26 साल, टोटल कितने हो गए? 75 वर्ष। 75 वर्ष तक शासन किया लोधी वंश ने। अब लोधी वंश की भी इसमें एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि वो जो सरदार थे, देखिए सरदारों का अभी भी प्रभुत्व और उनका वर्चस्व चला आ रहा था कि वो जिसको चाहते थे उसको सरदार, उसको अपना क्या बनाते थे? सुल्तान। ठीक है ना। तो इनमें आपसी जो संघर्ष हुआ, उसमें जो अमीर जो लोग थे, उन्होंने किसको बनाया? सर हिंद का सूबेदार। सर हिंद इस समय वही पाकिस्तान और साइड में वो पड़ता है। तो वहां का जो सूबेदार था, मतलब वही राज्य का, बहलोल लोधी नामक था। बहलोल लोधी को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, मतलब सुल्तान बनाया। देखिए, क्योंकि इससे पहले जो लोग थे सैयद वगैरह, ये तुर्क थे। क्योंकि ये किन के साथ आए थे? ये तैमूर वगैरह के साथ आए थे। वो लोग तुर्क थे। तो लोधी क्या था? तुर्क नहीं था। तुर्क न होकर के क्या था? अफगान सरदार। ये अफगान सरदार थे। बहलोल लोधी की सबसे जो खास बात ये थी कि वो अपने आप को सबके बराबर समझता था। जितने भी 40 सरदारों का एक समूह होता था, उसको क्या बोला जाता था? तुर्काने चहलगानी, है ना। सरदारों का एक समूह जो सुल्तान को राय देता था, ऐसे करिए, वैसे करिए। तो उनके, वो कभी गद्दी पर नहीं बैठता था, उनके साथ बैठता था कालीन पर। मतलब जो हॉल है, जो राजमहल का हॉल है, उसमें कालीन बिछी होती थी, उन सबके साथ बैठता था। वो ये मानता था कि ये जो बाकी लोग सुल्तान जो भले ही नहीं बने हैं, लेकिन ये सब मेरे बराबर हैं, मेरे भाई बंधु हैं, और मैं इनके ऊपर नहीं हूं। तो सबके साथ उठता बैठता था बराबर, कभी गद्दी पे नहीं बैठता था, गद्दी खाली रहती थी। उसने एक चांदी का सिक्का चलाया था, उस चांदी के सिक्के का नाम भी क्या नाम अपने नाम पे रखा? बहलोल। तो चांदी के सिक्के को क्या बोलता था? बहलोल। जैसे हमारे यहाँ सिक्के होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? रुपया। रुपया बोलते हैं ना। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। यह लोधी वंश का सबसे योग्य और प्रतापी, या कहिए तेज तर्रार शासक था। इसने सबसे पहला काम क्या किया कि इसने अपने पिता की जो उदार नीति थी उसको त्याग दिया, और इसने अमीरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, और इसने सुल्तान की पदवी को दोबारा से ऊंचाई पर पहुंचाया। इसका मानना यह था कि देखिए, सुल्तान अगर कोई भी बना है, भले ही उन सरदारों में से ही बना है, लेकिन सुल्तान का पद सबसे ऊंचा है, तो उसको ऊंचा ही रखना चाहिए। और जो उसके उदार जो नियम थे, किसके? इसके पिता के द्वारा बनाए गए, उन सबको भी इसने क्या करा? खत्म कर दिया, और नए कठोर नियम लागू कर दिए। सिकंदर लोधी
लोधी वंश के उन सुल्तानों में से रहा जिसने दोबारा से जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या था? इस्लाम को न मानने वाले जो लोग थे, जो लोग इस्लाम को नहीं मानते थे, उन पे एक टैक्स लगाया जाता था, उसको कहते थे जजिया। उस कर का नाम क्या था? जजिया। तो जजिया कर इसने दोबारा से, तो अब ऐसे कौन लोग थे? सिंपल सी बात है, इस्लाम को न मानने वाले फिर कौन है? बाकी लोग हिंदू थे यहां पर। तो हिंदुओं पर, ये कहिए कि हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगाया। और पिता की मृत्यु के बाद उसका असली नाम था निजाम खां। सिकंदर लोधी का असली नाम क्या था? निजाम खां। सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से वो गद्दी पर बैठा, और सिकंदर शाह लोधी, उसे शॉर्ट में सिकंदर लोधी बोलते हैं। तो उसके बाद इसने क्या करा? कुछ समय के बाद जो 1504 में दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर बसाया, जो आने वाले समय में किस नाम से फेमस हुआ? आगरा के नाम से। आगरा के नाम से फेमस हुआ। 1504 में बसाया था, और अपनी दिल्ली से हटा करके आगरा में अपनी राजधानी बनाई 1506 में। कितने में? 1506 में दिल्ली से कहां पर शिफ्ट की? आगरा में। आगरा में। इसके बाद देखिए, लोधियों के बाद फिर मुगल आएंगे, और मुगलों ने दिल्ली में भी शासन किया। और उसके बाद एक मुगल वंश के बादशाह रहे बाद में, अकबर वगैरह, उन्होंने भी राजधानी दिल्ली की बजाय कहां बनाई? आगरा। तो आगरा में बनाई। फिर आगरा में जैसे किला भी बनाया, किला है, ताजमहल है ना। अकबर ने तो फतेहपुर सीकरी में भी अपने टेम्परेरी एक राजधानी बनाई थी, वो वहां पर भी रह करके कामकाज देखता था। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जहन में आता है कि आगरा शहर किसने बसाया? और ये कई बार एनएमएस में भी आता है, एनएमएस की परीक्षा में भी ये पूछा जाता है कि आगरा शहर निम्न में से किस शासक ने बसाया। तो कई सारे ऑप्शन होंगे, और आपको सही आंसर उसमें से चूज करना है। सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने इसको बसाया था, राइट। ये विद्वान भी था, साहित्य का बड़ा प्रेमी था। साहित्य का प्रेमी था। बहुत सारी जो यहाँ की हिंदी किताबें हुआ करती थी उनको पढ़ता था। हिंदी की किताबें पढ़ के वो अरबी में और फारसी में उनका वो अनुवाद करता था। फारसी उनकी भाषा हुआ करती थी, फारस है ना। फारसी, अरबी और फारसी, उर्दू जो इस्लाम को मानने वाले थे उनकी मुख्य भाषाएं अरबी और फारसी रही हैं, ठीक है ना। और कुछ सुल्तान ऐसे थे जो तुर्की भाषा के भी पैरोकार रहे थे। तो इसने बहुत सारी, और मुख्य रूप से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था, उसका अनुवाद इसने फारसी में किया। हाँ, खुद भी कविता लिखने का शौकीन था। खुद भी कविता लिखने का शौकीन था ये। और सिकंदर लोधी के नाम से नहीं लिखता था। किस नाम से लिखता था? ये भी एक क्वेश्चन आता है। ये शायद आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन बड़े एग्जामों में कई बार पूछा जाता है कि सिकंदर लोधी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी नाम से। गुलरुखी नाम से। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, तो उसके 3 चीज ये इनको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों ही गजे सिकंदरी किसने चलाया था? सिकंदर लोधी। गुलरुखी नाम से कौन सा बादशाह कविताएं लिखता था? लोधी। आगरा शहर किसने बसाया था? 3 मुख्य इसके काम है, तीनों को आप लोग याद रखें बिल्कुल। इनमें से एक नए क्वेश्चन आपको जरूर फंसेगा एसएसटी के तहत, एनएमएस में जरूर आना है। तो ये बस रखिएगा, आगरा शहर, गुलरुखी नाम से कौन, और गजे सिकंदरी, ठीक है। 1517 में सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है। अब सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है तो जैसा चला आ रहा था कि सुल्तान के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठता है, उसका बेटा इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा। 1517 में बैठा और 1526 तक शासन किया, केवल 9 वर्ष। 1526 में ये मारा जाता है। देखिए, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे, उनको भी आप समझिए ध्यान से। सिकंदर लोधी के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोधी सुल्तान बना। सुल्तान जब ये बना, ये भी बहुत मजबूत था,
और ये भी थोड़ा सा सख्त था। इसकी वजह से सुल्तान की सरदारों से बनती नहीं थी, सुल्तान की सरदारों से बनती नहीं थी, और जो अफगान सरदार थे उनसे में संघर्ष चलता रहता था, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था इनमें आपस में। तो इसकी वजह से जो अमीर लोग थे, सरदार लोग थे, वो इस तिकड़मबाजी में लगे रहते थे कि यार कैसे भी करके इसको हटाओ, ये आदमी ठीक नहीं है। तो उसके खिलाफ षड्यंत्र होते रहते थे। षड्यंत्र हुए तो अफगान सरदारों ने काबुल के शासक बाबर को आमंत्रित किया, बाबर को आमंत्रित किया, और पानीपत के युद्ध में, पानीपत के पहले युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध मतलब 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की सेना और बाबर की सेनाओं का आमना सामना हुआ। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। इब्राहिम लोदी अंत तक जीत रहा था, अंत तक जीत रहा था, लेकिन बाबर की सेना में बाबर का एक मित्र था, उसने कुटिल चाल चली कि एक अफवाह फैला दो, एक अनाउंस करवा दीजिए कि इब्राहिम लोदी मारा गया है। और जैसे ही ये अनाउंस हुआ कि इब्राहिम लोदी मारा गया, तो इब्राहिम लोदी की सेना में भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई। और वो इब्राहिम लोदी अपनी सेना और सेनापति इन सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो मुड़ा। इस चीज का फायदा बाबर ने उठाया और बाबर ने उसकी गर्दन कलम कर दी। तो धोखे से इब्राहिम लोदी मार दिया गया। अब एक सवाल यह है कि जब उसकी इतनी सेना मजबूत थी, नो डाउट बहुत मजबूत थी, बहुत अच्छे से लड़ा, अंत समय तक यही था कि बाबर हार रहा था और बाबर वापस भी जाने वाला था, लेकिन अंत में एक कुटिल चाल, धोखे से इब्राहिम लोदी को मार दिया जाता है और दिल्ली से सल्तनत काल का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि वो कौन सा गवर्नर था, वो कौन व्यक्ति था जिसने बाबर को न्योता दिया कि दिल्ली पे आकर के हमला कर दो? कौन? इब्राहिम लोदी का ही एक गवर्नर था पंजाब का, उसका नाम था दौलत खां लोदी। क्या नाम था? दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी ये भी अफगान सरदार था, और इसको लगता था कि इब्राहिम लोदी को अगर ये मार हटा देंगे तो ये मुझे गद्दी पर बिठा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि बाबर काबुल में शासन कर रहा था और बार बार समरकंद, जो कि उनकी पैतृक रियासत थी, पैतृक मतलब उनके पिता वगैरह समरकंद के शासक हुआ करते थे, उनके पिताजी बाबर के, उस समरकंद पे शासन कर लिया था एक सरदार ने, उसका नाम था शैबानी खान। शैबानी खान से बार बार बाबर हार रहा था और उसकी सेना बार बार कमजोर हो जाती थी। तो उसने सोचा कि समरकंद की बजाय, समरकंद पर अपनी शक्ति नष्ट करने की बजाय क्यों ना भारत की तरफ रुख किया जाए। भारत की तरफ रुख करें तो हो सकता है वहां सफलता अगर मिले तो क्यों ना वहां साम्राज्य, वहां अपना साम्राज्य बसाया जाए। फिर रही सही कसर दौलत खां लोदी ने कर दी, बोले कि आ जाइए हम आपका साथ देंगे, और भी हमारे साथ जो बहुत से सरदार हैं वो भी आपका साथ देंगे, ठीक है। तो उसके बाद तो दौलत खां लोदी और अन्य सरदारों की मिली भगत से सल्तनत काल का अंत हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं इसमें हम दो चीज देखेंगे। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण आखिर ऐसा क्या कारण रहे जिसकी वजह से इतने सालों से, जो 350 सालों से सल्तनत जो चली आ रही थी वो अचानक से खत्म हो गई। तो उसके कारणों से पहले हम केवल कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में और जानकारी करेंगे। कुछ बिंदु हमने यहां पर नोट किया है, इनको थोड़ा सा समझें कि इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा सुल्तान था, जब से सल्तनत काल शुरू हुआ एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए
मारा गया। वरना जब से गुलाम वंश की स्थापना हुई तब से ऐसा एक भी नहीं था कि यो युद्ध में मारा गया, अपनी नेचुरल डेथ से मरे, उसके बाद नया सुल्तान बनता था। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि ये शायद एनएमएस में भले ही ना आए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में पूछा जाता है कि सल्तनत काल का ऐसा कौन सा एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। तो आपको याद होना चाहिए कौन था वो, इब्राहिम लोदी। किसने मारा? बाबर ने। कहां पर? पानीपत के मैदान में। ठीक है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, बाबर को आक्रमण के लिए किसने बुलाया था? दौलत खान लोदी ने ही आमंत्रित किया। कहां का गवर्नर था ये? पंजाब का। और किसका गवर्नर था? इब्राहिम लोदी का ही। इब्राहिम लोदी से सरदार क्यों नाराज रहते थे? क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब सक्की मिजाज आदमी था। वो हमेशा अपने सरदारों और कैबिनेट जो होती थी उनके सलाह देने वाली, उन सब पे शक करता था। उसे लगता था ये लोग मेरे को मरवा देंगे, उसको डर लगा, हमेशा डरता रहता था। तो दौलत खान लोदी ने इसको मरवाया क्योंकि वो उससे नाराज था। तीसरा फैक्ट, लोदी अफगान सरदार थे, जबकि सैयद इससे पहले, लोदियों से पहले कौन थे? सैयद अपने आप को मानते थे कि वो मोहम्मद साहब के वंशज हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी। इस्लाम धर्म जिन्होंने चलाया पैगंबर मोहम्मद साहब ने, ये उनके वंशज मानते थे सैयद अपने आप को। तो ये भी है कि सैयद कौन थे? तो सैयद कौन थे? मोहम्मद साहब के वंशज थे। और लोदी कौन थे? लोदी अफगान सरदार थे। सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी चलाया और आगरा शहर बसाया। ठीक। और एक तीसरा और भी है, दो तो ये हो गए, आगरा शहर बसाया, गजे सिकंदरी चलाया, और तीसरा कौन सा था? और तीसरा गुलरुखी नाम से, मतलब चूंकि साहित्यकार था तो गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखता था। अंतिम बिंदु है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे? सबसे जो मेन था वो था कि सुल्तान चयन में स्पष्ट नियमों का अभाव। सुल्तान किसको बनाना है इस बारे में कोई स्पष्ट नियम नहीं थे। सरदार जिसको चाहते थे उसको बना देते थे। इस वजह से जो बाकी जो सरदार थे जो कुछ नाराज हो जाते थे तो वो उनके खिलाफ विद्रोह कर देते, षड्यंत्र रचते थे। तो लास्ट में आकर के कुछ ये चीजें ज्यादा होने लगी। तो एक कारण ये था अमीरों का आपसी संघर्ष और फूट। वही जो मैंने कहा पहला जो बिंदु है वही, उसी का दूसरा रूप कि मैं सुल्तान बनूं और ये मैं सुल्तान बनूं, ये जो मैं वाला जो भाव था कि नहीं मैं क्यों नहीं बनूं, इस वजह से आपसी संघर्ष होता रहता था। उसकी वजह से उनकी एकता छिन्न भिन्न हुई, कमजोर हुए। इस चीज का विदेशी आक्रमणकारियों ने, चाहे वो तैमूर वगैरह हो या आपसी जो प्रांतीय गवर्नर थे, उनको इस चीज का फायदा मिला और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। खिलजी और तुगलक सुल्तानों द्वारा राज्य का दूर दक्षिण तक विस्तार होने के कारण दिल्ली पर नियंत्रण कमजोर हो गया। ऑब्वियसली बात है, हमने तुगलक वंश में पढ़ा था। क्या पढ़ा था तुगलक वंश में? उसमें इतना उसने साम्राज्य दक्षिण तक फैला दिया था कि उसको नीचे भी एक जाकर के राजधानी बनानी पड़ी। दक्षिण में दौलताबाद नामक जगह पर एक राजधानी उसे बनानी पड़ी। और जब दौलताबाद से कंट्रोल करता था तो उत्तर भारत में कमजोर हो जाता था नियंत्रण, और जब दिल्ली में करता था तो नीचे का हो जाता था। यही रीजन था कि तुगलक के टाइम पर नीचे दक्षिण में विजयनगर और बहमनी दोनों राज्यों ने अपने आप को अलग स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तीसरा, तैमूर द्वारा दिल्ली को कमजोर कर देना। चूंकि देखिए सबसे बड़ी मजबूती होती है किसी भी राज्य की, उसके पास पैसा और सेना। पैसा और सेना। जब तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ तो उसने इतनी भयंकर तबाही मचाई थी कि सेना तो कमजोर की। सेना मैंने आपको बताया कि ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि सड़कों पर नरमुंडों के ढेर लगे हुए थे। इतनी सेना का कत्लेआम मचाया तो वो सेना कमजोर हुई, सुल्तान वैसे कमजोर हुआ और धन दौलत लूट के ले गया सो अलग। तो दिल्ली को कमजोर बना देने की वजह से भी सल्तनत काल बहुत ज्यादा कमजोर हुआ था। इसकी वजह से आने वाले समय में ये टिक नहीं पाए। ठीक है ना? कोई क्वेश्चन बताइए, पूरे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बता सकते हैं आप लोग। नोट करने के लिए किसी का रह गया हो तो वो नोट कर ले।